अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ मुग़ीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ जन्नत ज़ेब के कलम से तहरीर करदा नावल लाफ़ानी इश्क की एपिसोड 31। इस किस्त को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। अब कैसे हो? सुबह होते ही वो आयरा को वापस घर छोड़कर दोबारा उसी जगह आया जहां अब जुहान काफी हद तक होश में आ चुका था। बेहतर हूँ भाई, नकाहत ज़दा लहजे में वो आराम से बोला। भाई वो डिवाइस, डोंट वरी, वो अपनी असली जगह तक पहुंच चुकी है। बाकी वेल डन, बहुत अच्छे से अपना मिशन कंप्लीट किया है तुमने। आई एम प्राउड ऑफ यू। उसके कंधे पर हाथ रखकर डिवाइस के बारे में बताने के बाद उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कंधा थपथपाकर उसे अप्रिशिएट किया, जो उसकी तारीफ पर धीमा सा मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद अनुषा को कॉल करके बता देना कि तुम चंद दिन के लिए घर नहीं आ सकोगे, वरना वो परेशान रहेगी। और अगर चाहो तो घर भी जा सकते हो, क्योंकि फिलहाल तुम किसी मिशन पर नहीं। अपनी बात मुकम्मल कर उसने एक मोबाइल अपनी जैकेट की जेब से निकालकर उसके पास रखा। थोड़ी देर तक मैं कॉल कर लूँगा, क्योंकि ऐसी हालत में घर जाना ठीक नहीं, इसलिए जब तक कुछ बेहतर नहीं हो जाता यहीं रहूँगा। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। और हाँ, तुम्हें गोली मारने वाला अपनी सज़ा पा चुका है। उसकी बात पर जुहान मुस्कुरा दिया, क्योंकि जानता था वो कुछ ना भी करे लेकिन वो ज़रूर बदला लेगा। महरू अपनी ही मस्ती में गुनगुनाते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि दुआ की पुकार पर वहीं रुक गई। हाँ, कहाँ जा रही हो? अनुषा के पास। क्यों? कुछ नहीं, वो ये कॉफ़ी फैज़ान को दे दो। मैं खुद दे आती, मगर मुझे अरशान को कॉफ़ी देनी है, इसलिए प्लीज़ ये कॉफ़ी तुम फैज़ान को दे दो। अपना मुद्दा उसको बताए ट्रे से एक कप पकड़कर दुआ ने उसके हाथ में पकड़ाया और दूसरा कप लेकर अपने कमरे में चली गई, जबकि वो परेशान सी कॉफ़ी के मग को देखने लगी, क्योंकि खुद तो वो 4 दिन से किसी न किसी बहाने से उससे छुप रही थी, बल्कि रात को सोती भी वो अनुषा के साथ उसके कमरे में थी। अपने कमरे में तो बस वो फ्रेश होने जाती, और वो भी तब जब फैज़ान गैर मौजूद होता। काफ़ी देर यूं ही कश्मकश में खड़े रहने के बाद वो दिल बड़ा करती अपने कमरे की तरफ आई, जिसका दरवाज़ा बंद था। एक हाथ से ट्रे पकड़कर दूसरे की मदद से उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आई तो उसे सामने ही बेड पर टांगे फैलाए लैपटॉप पर कुछ टाइप करते पाया। दुआ की जगह उसको देख वो खुद भी चौंका, मगर उसे वाज़ेह न होने दिया और अपने काम में ही मसरूफ़ रहा। जबकि वो चलती हुई इसके पास आई और ट्रे टेबल पर रखकर जाने को मुड़ी, जब इसकी बात पर चलते कदम थमे। मेरे ख्याल में आपकी शादी मुझसे हुई है। निहायत सादा से अंदाज में उसके दोबारा कमरे से भागने पर वो तंज करते हुए बोला, जो उसके तंज पर कुछ खजल सा होकर पलटी। मतलब ये कि रुखसत होकर आप मेरे साथ इस घर में आई हैं, ना ही कि अनूशा के साथ, जो अपना कमरा छोड़कर आप उसके साथ उसके कमरे में रह रही हैं। लैपटॉप को साइड पर रख वो खड़ा हुआ और अपने कमरे पर जोर देते हुए बोला, ऐसी बात नहीं, वो तो बस जुहान मौजूद नहीं है तो इसलिए। अपनी खजालत मिटाने की खातिर वो बात जुहान की गैर मौजूदगी पर डाल गई। देखें महरमा, मैं बहुत प्रैक्टिकल सा बंदा हूँ, मुझे ये उल्टी सीधी बातें नहीं आती, इसलिए सीधे लफ्ज़ों में आपको समझाना चाहता हूँ कि चाहे जिन भी हालात में हमारी शादी हुई, आपकी या मेरी मर्जी शामिल थी या नहीं, ये बात मायने नहीं रखती। बल्कि जो बात मायने रखती है वो ये है कि अब आप मेरी बीवी हैं और ये कमरा मेरे साथ साथ आपका भी है। इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बीवी अपना कमरा छोड़कर कहीं और रहे। 2 कदमों का फासला अपने और उसके दरमियान कायम रख वो सादा लफ्ज़ों में ही उसे बहुत कुछ समझा और बावर करवा गया था कि वो बेजा उससे भागना बंद कर दे और कबूल कर ले कि अब उन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है। जी। सर झुकाकर उसकी बात को समझती वो बस इतना सा ही बोली, जबकि दिल में तो उसके मुंह से मेरी बीवी लफ्ज़ों पर उधम सा मच गया था। मतलब कि वो उसे अपनी बीवी मानता था, इसके लिए वो इतनी मायने रखती थी कि उसका यूं अपने कमरे में रहने की बजाय अनुषा के कमरे में रहना उसे बुरा लग रहा था। सर हिलाकर कहता वो वापस जाने को पलटा कि कुछ याद आने पर रुककर दोबारा उसको देखने लगा। और हाँ, जूबिया मेरी पसंद ज़रूर थी, लेकिन हकीकत में अब आप मेरी बीवी हैं, इसलिए आपसे ज़्यादा अहम अब मेरी ज़िंदगी में और कोई औरत नहीं। वो न जाने क्यों उसे ये बता रहा था। ये बात तो बिल्कुल ना समझी, लेकिन जो भी था उसका ये कहना उसे खुश ज़रूर कर गया था। होंठों पर गहरी मुस्कुराहट सजाए वो दूसरी तरफ वाली साइड पर जाकर बेड पर बैठ गई, और उसके बात समझ जाने पर वो खुद भी उसके साथ बेड पर आकर बैठा और कॉफ़ी पीने के साथ साथ अपना अधूरा काम भी लैपटॉप पर मुकम्मल करने लगा। डॉक्टर आयरा, ये आपके लिए। रूटीन के मुताबिक वो वार्ड्स में चक्कर लगाकर पेशेंट को चेक कर रही थी कि नर्स ने आकर एक फूलों का गुलदस्ता उसके हवाले किया, जिसको देख वो हैरान और खुश दोनों हुई। ये किसने भेजा? वो वीआईपी पेशेंट जिसकी सर्जरी 1 हफ्ते पहले आपने की थी, उसका गार्ड देकर गया है और कह रहा था कि बॉस आपके शुक्रगुजार हैं। ओहो, अच्छा एक काम करें, ये गुलदस्ता आप चाइल्ड वार्ड में रखवा दें, बच्चे देखकर खुश हो जाएंगे। नर्स की बात पर वो गुलदस्ते को छूती उनकी खुशबू को सांसों में भरे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जिस पर नर्स ओके बोलकर उसके हुक्म की पासदारी करने चली गई।
जबकि वो वहीं रुक कर पेशेंट को देखने लगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसकी एक सर्जरी थी। इसलिए जितना टाइम फ्री था उतना वो प्राइवेट वार्ड में पेशेंट्स को चेक करते हुए गुजार रही थी। आज उसकी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, जिसके लिए वो मीटिंग रूम में बैठा डेलीगेशंस के साथ मीटिंग की तमाम डिटेल्स डिस्कस कर रहा था। योर आइडिया इज़ क्वाइट गुड मिस्टर हाथ। आई थिंक वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट इमीडिएटली। डेलीगेशन की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया। ऑफ कोर्स, अरशान विल टेल यू ऑल द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स। अरशान अरशान की तरफ हाथ का इशारा कर उसने जवाब दिया और उसे उनके साथ जाने का कहा, जो सर हिलाकर डेलीगेशन के साथ बाकी की डिटेल्स डिस्कस करने लगा, जबकि वो खुद वहां से उठकर बाहर निकल गया और उसके साथ ही उसकी सेक्रेटरी भी। और कोई मीटिंग है? अपने ऑफिस में आए वो कुर्सी पर बैठते हुए आसिफा से पूछने लगा, जो आईपैड पर उसका स्केड्यूल देखने लगी। नो सर, मीटिंग नहीं, बस मिस्टर हमदानी के साथ होटल में आपका डिनर है। डिनर? जी सर, दामिर सर के कहने पर यह डिनर ऑर्गेनाइज किया गया है। वो सभी पार्टनर के साथ एक डिनर गेट टुगेदर करना चाहते थे। डिनर के नाम पर उसके हैरान होने पर आसफा ने सारी डिटेल बताई, जिस पर वो दामिर सुल्तान की खातिर खामोश हो गया। और कुछ? नो सर। ठीक है, जाओ। आसफा को जाने का बोल उसने लैपटॉप ऑन किया और हॉस्पिटल का कैमरा ऑन करके उसको तलाशने लगा, जो शायद अभी सर्जरी करके अपने ऑफिस में आई थी, क्योंकि वो अपने हाथों से ग्लव्स उतार रही थी। उसकी प्रेगनेंसी को चौथा माह खत्म होने वाला था, जिसकी वजह से उसके जिस्म में थोड़ी बहुत चेंजिंग आई थी। वो सिर्फ पेट से ही नहीं बल्कि चेहरे से भी थोड़ी बहुत मोटी होने लगी थी। जहां वो मोटी के साथ साथ ममता के रूप में निखरने लगी थी, वहीं उसका ये रूप हाथ की दीवानगी में लम्हा बलम्हा मजीद शिद्दत पैदा कर रहा था। मोहब्बत भरी नजरों से उसको और उसके वजूद को देखते वो पुरसुकून सी हंसी हंस रहा था कि तभी उसको बाल खोलने के बाद जूड़ा बनाते देख उसने मोबाइल उठाया और एक मैसेज टाइप करके उसके नंबर पर सेंड किया, जो दूसरी तरफ आयरा देखने की बजाय कुर्सी पर बैठकर एक फाइल ओपन करके उसे देखने लगी। और वो जिस इंतजार में था कि वो मैसेज सीन करेगी, खुद को इग्नोर करके फाइल देखने पर आंखें गहमा गईं और फौरन कॉल मिलाई, जो दूसरी बेल पर ही रिसीव कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा आपने? वो जो हशाश बशाश सी कॉल उठाकर सलाम कर गई थी, जवाब में उसकी सख्त आवाज़ पर मोबाइल कान से हटाकर देखने लगी कि कौन सा मैसेज सीन नहीं किया उसने। बाल खुले रहने दे, मुझे प्यारी लगती हैं। मैसेज को सीन कर वो मुस्कुराई और मोबाइल दोबारा कान से लगाया। मुझे पता नहीं चला इसलिए नहीं देखा। फाइल से फुर्सत मिले तो मालूम हो ना। उसकी ला इल्मी पर मीठा सा तंज किया गया। आप जानते हैं, मैं अब तक सोचती आई थी कि ये जासूस वाली आदत आप में कहाँ से आई, लेकिन अब मालूम हो गया है कि आदत आप में आर्मी की बख्शी हुई है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मीठा सा तंज उसने भी फौरन किया, जिस पर उसके लब गहरी मुस्कुराहट में ढले। चलें, शुक्र है वक्त रहते मालूम हो गया आपको। और वो फाइल देख ली तुमने? उसकी बात का भी कोई जवाब आता कि तभी फारिस उसके कैबिन का डोर नॉक करके अंदर आया और किसी फाइल के बारे में पूछने लगा। हाथ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। उसको अल्लाह हाफिज़ कहती वो कॉल डिस्कनेक्ट कर गई, मगर उसके बावजूद अच्छे से जानती थी कि वो उसे तब तक देखता रहेगा जब तक फारिस उसके कैबिन में मौजूद रहता। और उसकी सोच के मुताबिक हुआ भी यही। जितनी देर फारिस उसके पास खड़ा रहा, फाइल के बारे में डिस्कस करता रहा, उतनी देर वो सख्त निगाहों से फारिस को घूरता ही रहा, जिसकी वजह से उसकी बीवी बात के दौरान खुदा हाफिज़ बोलकर कॉल कट कर गई थी। जख्म काफ़ी भर गया है, इंशाल्लाह 3-4 दिन तक बाकी भी भर जाएगा। इस खंडनुमा घर की बजाय अब जुहान अपने अपार्टमेंट में रुका हुआ था, जहां रोज़ाना आयरा हॉस्पिटल से वापसी पर हाथ के साथ आकर उसकी बैंडेज चेंज कर देती थी। और आज भी वो हॉस्पिटल से वापसी पर पहले उसकी बैंडेज चेंज करने आई थी, जबकि हाथ उसे वहां छोड़ खुद किसी काम से बाहर निकल गया था। जी अच्छा, वैसे भाभी नोश कैसी हैं? भले ही वो दिन में एक बार उससे बात कर लेता था, मगर इतने दिनों की ये दूरी अब उसे बेचैन कर रही थी। ठीक है, मगर बहुत उदास उदास सी रहती है। शायद तुम्हारी दूरी महसूस कर रही हो। सारी चीज़ें दोबारा फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हुए वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जिस पर वो अपनी दूरी की वजह से उसकी उदासी पर खुश और उदास दोनों हुआ। हाय मेरी नोश, मेरी वजह से उदास रहती है? कम बखत एक गोली ना लगी होती तो कसम से कभी भी मैं उनसे इतने दिन दूर ना रहता। अपनी गोली के निशान को गुस्सैली नज़रों से घूरते हुए वो दुहाई देते हुए बोला, क्योंकि उस जख्म की वजह से पिछले 9 दिन से वो अपनी नोश से दूर था। इतना एहसास है तो वापस घर आ जाओ, वो भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। उसकी दुहाई पर उसने फ्री का मशवरा दिया। हाँ, 1-2 दिन तक आ जाऊँगा, क्योंकि अब मज़ीद मुझसे एक ही शहर में रहते हुए उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा ये छोड़ो और मुझे ये बताओ कि ये सीक्रेट एजेंसी कब से ज्वाइन की है तुमने? एजेंसी ज्वाइन किए हुए मुझे 2 साल होने वाले हैं। अपनी शर्ट के बटन्स बंद करते हुए वो सोचकर जवाब देने लगा। और हाथ को? इसके जवाब पर अब वो पते का सवाल पूछने लगी। हाथ भाई को मेरे ख्याल में 4 या 5 साल होने वाले होंगे। मतलब ग्रेजुएशन के फौरन बाद? ये बात वो दिल में सोच कर रह गई। खैर आपको पता है भाभी, आर्मी में आपके शौहर का बड़ा ही डर है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके सामने डर जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आर्मी में ऑफिसर्स भी कई बार बात करते हुए खौफसदा हो जाते हैं। और दुश्मनों के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकती।
अगर बिजनेस की दुनिया में वो एक कामयाब आर्किटेक्चर हैं तो आर्मी में उन्हें मेजर हाज सुल्तान उर्फ टाइगर के नाम से जाना जाता है। टाइगर? टाइगर पे वो कुछ चौंकी। जी टाइगर। वैसे तो वो मेजर हाज सुल्तान हैं, लेकिन टाइगर का खिताब उन्हें दुश्मनों पर धाक बिठाने के लिए मिला है। कर्नल वकार ने यह खिताब उन्हें उनके दूसरे मिशन के वक्त दिया था और तब से वो दुश्मनों के लिए टाइगर हैं, बिल्कुल एक टाइगर की तरह सफाक और बेहिस। अगर कभी आप उन्हें किसी दुश्मन से लड़ता हुआ देख लेना तो कसम से भाभी खौफ से काम काम कर बेहोश हो जाएंगी, क्योंकि उस वक्त वो इस कदर सफाक और बेरहम बने होते हैं कि कभी कभी तो मुझे उन दुश्मनों पर ही रहम आने लगता है। दुश्मनों के बारे में उसके तासुरात बताते हुए उसने भरपूर डरने की एक्टिंग की, जबकि उसकी बातों को तजस्सुस से सुने वो इतना ही सोच सकी कि दुनिया के लिए वो क्या था क्या नहीं, इससे उसे क्या मतलब। उसके लिए तो वो सिर्फ हाथ सुल्तान था ना तो आर्किटेक्चर, ना तो मेजर, और ना तो टाइगर। वो सिर्फ उसका हाथ था जो उसे दीवानों की तरह चाहता था, जो सारी सारी रात उसके पहलू में लेटा सिर्फ उसे इसलिए निहारता रहता कि वो इन कीमती लम्हात को सोकर ज़ाया नहीं करना चाहता था। वो जागते हुए जितनी हसीन उसे लगती थी, सोते हुए उससे भी कई ज्यादा जाज़िबे नजर लगती थी। वो उसका हाथ था और वो उसकी नूरे हाथ। मेहरमा बेटा, नवीद और बहन जी से बात हुई? खैरियत से पहुंच गए वो लोग? जी बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी और जूबी की बात हुई थी। बोल रहे थे सफ़र बहुत अच्छा गुजरा उनका। वो चारों एक साथ लाउंज में ही बैठे थे, एक दूसरे की हेल्प करते हुए असाइनमेंट बना रही थी कि तभी दामिर सुल्तान भी उनके साथ ही आकर नवीद साहब और बुशरा बेगम के बारे में पूछने लगे, क्योंकि आज उनकी सऊदीया की फ़्लाइट थी। वो दोनों मियाँ बीवी उम्रे पर गए थे, जबकि जूबिया घर पर अकेली ना रहे, इसलिए मेहरमा जिद करके उसे यहीं अपने पास ले आई थी। चलो ये तो अच्छी बात है, अल्लाह खैर से उनका उम्रा कबूल फरमाए। आमीन। ओहो, ये स्टेपलर कहाँ चला गया? अपने आसपास पड़े नोट्स को उठाकर दुआ स्टेपलर तलाश करने लगी, लेकिन पता नहीं कहाँ गुम हो गया था। क्या हुआ? स्टेपलर नहीं मिल रहा? यही तो रखा था मैंने। अनुषा के पूछने पर वो परेशान होते हुए बोली, ध्यान से देखो, यही होगा। देख तो रही हूँ, पर पता नहीं कहाँ चला गया। अगर नहीं मिल रहा तो रहने दो जूबी, तुम एक काम करो, ऊपर मेरे कमरे में साइड ड्रॉ में स्टेपलर पड़ा है, जाओ ले आओ। उन दोनों की परेशानी पर उसने जूबिया को अपने कमरे से स्टेपलर आने का कहा, क्योंकि वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर चुकी थी। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, तुम तब तक ये सारे पेजेस को बाइंड करो। उसकी बात पर वो अपने असाइनमेंट के पेजेस को तरतीब देने का कहती उठकर कमरे में स्टेपलर लेने चली गई। अनुषा, ये देखो, ये ठीक है? हाँ सही है, ऐसे ही। कमरे का दरवाज़ा ओपन करके वो अंदर आई और साइड ड्रॉर में स्टेपलर को तलाश करने जो उसे दूसरे वाले ड्रॉर में से मिला। स्टेपलर पकड़कर वो उठी थी कि वॉशरूम का दरवाज़ा खोल फैज़ान भी उसी वक्त बाहर निकला, जिस पर दोनों की ज़बरदस्त टक्कर हुई। उसका सर बुरी तरह से फैज़ान की चेस्ट पर लगा, जिस पर एक पल के लिए जूबिया को यूं महसूस हुआ उसका सर किसी फौलाद से टकरा गया हो। आई एम सॉरी। वो बेचारा जो नहाने के बाद यूं ही टॉवल में बाहर आ गया था, कुछ उसके टकराने और कुछ अपनी हालत पर शर्मिंदा हुआ, जबकि यही हालत जूबिया की अपनी भी थी। वो तो उसको बिना शर्ट के एक नज़र देख फौरन चेहरा मोड़ चुकी थी, जबकि असल शर्मिंदगी तो उसको ये सोचकर हो रही थी कि वो कमरे में मौजूद था। उसका चेहरा मोड़ने पर वो जल्दी से बेड पर पड़े अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में जाने लगा था कि जल्दबाजी से पाँव कारपेट से अटका और गिरने से बचने की खातिर उसने जूबिया को पकड़ना चाहा, मगर इस कोशिश में उल्टा वो दोनों एक साथ धड़ाम करके बेड पर गिरे। अब मंजर कुछ ऐसा था कि जूबिया डर के मारे दोनों हाथ खड़े किए सख्ती से आंखें बंद करके उसके नीचे थी, जबकि वो दोनों बाजू उसके इर्द गिर्द रख के उसके ऊपर। इस चक्कर में जूबिया का दुपट्टा खिसक कर नीचे गिर चुका था। ओहो, जूबी कहाँ रह गई? काफ़ी देर उसका इंतजार करने के बाद मेहरमा खुद ही उसे बुलाने कमरे में चली आई, मगर अंदर का सीन देख उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए, जबकि आंखें शिद्दत हैरत के बायस खुली। फैज़ान का बिना कपड़ों के सिर्फ टॉवल में उसके ऊपर होना और उसका नीचे बिना दुपट्टे के लेटे होना काफ़ी सारी सोचें सोचने पर उकसा गया था, जबकि यूं मेहरमा का खुद को ऐसी कंडीशन में देखना उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा कर गया। फैज़ान जल्दी से उसके ऊपर से हटा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हुआ, जबकि जूबिया जल्दी से अपने कपड़े सीधी करके उठी और अपना दुपट्टा उठाकर गले में लिया। मेहरू, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं स्टेपलर लेकर आने वाली थी। अचानक फैज़ान अंदर से बाहर आ गए। हमारी टक्कर हो गई। वो अपने कपड़े लेने लगे तो कारपेट अटका और हम गिर गए, और कुछ भी नहीं, सच्ची। उसकी शाक निगाहों पर वो उठकर एक ही सांस में सारी कहानी बता गई कि क्या हुआ था और कैसे वो दोनों गिरे, ताकि वो कुछ उल्टा सीधा ना सोचे। रिलैक्स जूबी, तुम्हें मुझे इतनी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है ऐसा वैसा कुछ नहीं। कम ऑन, चलो। भले ही इन दोनों का यूं ऐसे इतना करीब होना उसे बुरा लगा था, मगर उसके बावजूद जूबिया की घबराहट पर वो हंसते हुए बोली, ताकि वो घबराए नहीं। बिलीव मी मेहरू, ये बस एक हादसा था और कुछ नहीं। उसके चिल अंदाज के बावजूद जुबिया ने मजीद वजाहत दी, जिस पर वो हंसते हुए उसके पास आई और नीचे गिरा स्टेपलर उठाया कि उसके हाथ में दिया। मैं जानती हूँ मेरी बहन, इसलिए मुझे वजाहतें मत दो, और ये स्टेपलर जाकर दुआ को दो, वो कब से इंतज़ार कर रही है। हल्के फुल्के लहजे में हंसकर बात को टालती उसने उसे जाने का कहा, जो घबराती हुई बाहर निकल गई। जबकि उसके जाने के बाद उसने पलटकर बेड की तरफ देखा, जिसकी चादर पर शिकनें उभरी थी, और फिर थोड़ी देर पहले वाला मंजर आंखों के सामने लहराया।
जिस पर ना चाहते हुए भी उसे गुस्सा आया। वो खड़ी भी चादर को घूर ही रही थी कि तभी फैज़ान भी कपड़े बदल कर बाहर आया तो अब कमरे में सिर्फ उसे खड़ा पाया, जिसके बाहर आने पर एक नज़र उसको देख जाने को पलटी कि उसने फ़ौरन उसका हाथ पकड़कर रोका। कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की ज़रूरत नहीं महर, ये सब अचानक। आपको मुझे वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है फैज़ान, ज़ूबी पहले ही मुझे सब बता चुकी है कि क्या हुआ। उसकी बात को बीच में काट वो बिना उसकी तरफ देख कर टोक गई, जो उसके बेलचक लहजे और माथे पर शिकनों के जाल को बखूबी महसूस कर गया। अगर हकीकत मालूम है तो फिर इस गुस्से की वजह? गुस्सा नहीं, मुझे बुरा लगा है। आपका यूँ बिना कपड़ों के किसी और लड़की के इतना करीब तो क्या पास खड़ा रहना भी मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। बिना अपने गुस्से को छुपाए वो दो टोक लहजे में उसकी आंखों में देखकर बोलती, अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा गई। जबकि उसका यूं अपने लिए पोजेसिव होना फैज़ान को अच्छा खासा हैरान कर गया। वो ये तो जानता था वो उसे पसंद